नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। हम सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। एक कोशिश की गई कि नई शिक्षा नीति बनाई जाए और उसका इम्पैक्ट इस तरीके से पड़े विश्वविद्यालयों पर, स्कूलों पर और बच्चों पर, जो शैक्षणिक माहौल है देश का उस पर, जिससे कि भारत का जो भविष्य है शैक्षणिक दृष्टिकोण से वो काफ़ी उज्जवल हो जाए। अब ऐसे भी जब कोई एक तरह की व्यवस्था पढ़ाई में ही सही अगर लंबे वक्त से चल रही है तो ज़रूरत है इसकी कि हम उसमें बदलाव करें, थोड़ी कमियों को ढूंढें, थोड़ी खूबियों को निखारें और यह तय करें कि हमें आने वाले वक्त में क्या करना है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं नई शिक्षा नीति पर, इसके फ़ायदे पर, क्या हो रहा है देश में उस पर। और इस पर बात करने के लिए हमें दो खास मेहमानों को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं सुधांशु शेखर साहब का, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में अंग्रेजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर एस एन पाठक साहब का, धन्यवाद, जो एन घोष कॉलेज बीएड कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल हैं। आप दोनों ही लोगों का औपचारिक तौर पर स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सुधांशु साहब, आपसे ही इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहते हैं कि जो पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने और अब कई जगहों पे तो लागू धीरे धीरे हो भी रही है, क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है एजुकेशन सिस्टम पर? जैसा हम जानते हैं और हमारे पास डेटा भी उपलब्ध है कि हम देश और दुनिया में एक्चुअली सबसे यंग कंट्री हैं, और ये बहुत ही सुंदर बात है। थोड़े वक्त के काफ़ी फासला रहा, ऑलमोस्ट 34 इयर्स के बाद हमारे पास एक एजुकेशन को लेके पॉलिसी है। हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो जो फंडामेंटल इश्यूज आते हैं वो ये है कि हम जो पढ़ते हैं उसका हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत प्रयोग नहीं है। रॉटिंग है, मतलब रट्टा मारते हैं और फिर हम उसी को रिप्रोड्यूस कर देते हैं एग्ज़ाम के तौर पे। और दूसरी है कि हम काम को लेके बहुत एक हायरार्की मानते हैं। जैसे अगर आप हाथ से कुछ काम करते हैं, कारपेंटर हैं या प्लम्बर हैं, तो उसको देख के एक स्टीरियोटाइप मन में आता है। और देखें तो एक 3-4 खाने बने हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसी में फिट आएँ। साइंस पढ़ रहे हैं तो एक ख़ास तरीके के जॉब्स, आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो ख़ास तरीके के जॉब्स, और कॉमर्स। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इन तमाम चीज़ों में बदलाव लाने की तरफ एक बहुत ही मजबूत प्रयास है सरकार की तरफ से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जैसे दुर्खाइम ने फंक्शनलिज्म की बात कही है, तो इसमें सिर्फ सरकार कोशिश करे और चेंजेस आ जाएं ऐसा नहीं है। अभिभावक का भी बहुत योगदान है, और जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनका भी बहुत योगदान है, और स्टूडेंट्स का भी ख़ास करके बहुत योगदान है। जैसा कि स्कूली शिक्षा के बारे में भी बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लागू हो रही है और यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मान लीजिए आज इस साल से हमारी यूनिवर्सिटी में ये शुरू हो जाती है, और हम सोचे कि इसका आउटकम क्या है, तो ये थोड़ा जल्दीबाजी होगी एक्सपेक्ट करने में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कूल के स्तर पे जो बदलाव हैं उसका रिफ्लेक्शन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं और कई डिबेट्स में आपने सुना होगा कि जो स्ट्रीम्स हैं उसकी बात को ख़त्म किया गया है। हम सब ये टैगलाइन जानते हैं, सा विद्या या विमुक्तये, बट यथार्थ में अगर देखें तो ये जो लिबरेशन है वो एनईपी कर सकता है। और मैं यहाँ पे खलील जिब्रान साहब को कोट करना चाहूँगा। हम सोचते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे, वो हमारे बच्चे हैं, और हम उनके लिए एक रोड मैप बना देते हैं कि आपको यही पढ़ना होगा। बट ऐसा सबको पता है जो एजुकेशन से जुड़े हैं या जो भी अभिभावक हैं कि बच्चों का मन चंचल होता है और वो तमाम दुनिया की चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। फंडामेंटली मूल रूप से ये उनकी प्रकृति है। बट बाजार कहें या जो प्री एग्जिस्टिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है, वो आपको एक ढर्रे में ढालना चाहता है कि आप अगर आर्ट्स पढ़ रहे हो तो आर्ट्स ही पढ़ो, साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस ही पढ़ो। तो ये जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इन तमाम चीज़ों को चेंज करेगी। और जैसा कि हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में पढ़ा है, तो एजुकेशन जब आप लेते हैं तो उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि आपको इस एबिलिटी तक पहुंचा दे एजुकेशन कि आप यू आर एबल टू मेक चॉइसेस। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो ग्रेजुएशन को ज्वाइन करता है और किसी कारणवश वो 1 साल के बाद सोचता है कि हम ब्रेक ले, या कुछ व्यवहारिक परेशानियों के कारण वो एजुकेशन को ड्रॉप करता है। तो पहले ये था कि उसको हम ड्रॉप आउट कहेंगे और एक सोशल स्टिग्मा के साथ उस इंसान को जीना पड़ता था। बट अब जो है वो है कि आपने अगर ग्रेजुएशन में लिया
तो 1 साल का अगर कोर्स आपने किया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो एक एकेडमिक बैंक की तरह रहेगा जिसमें आपके क्रेडिट सेव रहेंगे। और इट इज़ नॉट नेवर टू लेट फॉर एजुकेशन, जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा NEP में रिफ्लेक्ट होगा। और मान लीजिए कि आपने अपनी फैमिली को मदद करने के लिहाज से एक ब्रेक लिया और फिनेंशियली स्टेबिलिटी आने के बाद आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोनों बाहें पसारे जो एजुकेशन सिस्टम है और यूनिवर्सिटीज़ है वो आपका इंतज़ार करेगी। और सबसे सुंदर बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा इक्वलाइज़र भी है जी। अगर NEP को देखें, इक्वलाइज़र इसलिए है कि हमारे आसपास पड़ोस में आप अगर देखें तो जो साइंस पढ़ेंगे उनकी बड़ी वाहवाही होती है कि अरे IIT और जी का है, और अगर आपने हिस्ट्री ले लिया या हिंदी ले ली तो एक स्टीरियोटिपिकल व्यू रहता है कि अब आगे करोगे क्या। बट इन तमाम पाबंदियों को, ये जो सोशल माइंडसेट्स हैं, उसको NEP जो है वो रीडिफाइन करेगी। और आप स्वच्छंद हैं कि आप मैथ्स पढ़ते हुए अगर आपको चिड़ियों की चहचहाट में इंटरेस्ट है और पानी का झरना से गिरना उसमें इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मजबूत, सुदृढ़ और एक सशक्त कदम है एक नए भारत की ओर। पाठक साहब, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप हम सबको बुलाए, और मैं देश के तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमें सुन रहे हैं और इस तरीके की प्रोग्राम में वे सहभागी बन रहे हैं अपने अपने टेलीविज़न के समक्ष। देखिए, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हम लोगों के बीच में, स्वतंत्रता के बाद ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और 34 वर्ष बाद ये अस्तित्व में आया। और इसकी जो मसौदा तैयार किया गया वो देश के तमाम शिक्षाविद उसमें रहे, और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो कस्तूरी रंगन साहब कर रहे थे। ये 34 साल बाद आया तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो बहुत इसमें अच्छा होगा ही। जब इसकी शीर्षक की हम बात करते हैं तो शिक्षा के साथ साथ सीखना शब्द भी हम देख लेते हैं। इसका मतलब कि पहले शिक्षा तो था लेकिन सीखना कितना था यह समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले अब सीखने की बात कहाँ से आई? जब हम इस शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके स्टेजेस की बात कर लें। जी। स्टेजेस की जब हम बात करते हैं तो एक फाउंडेशन स्टेज है जो छोटे बच्चों के लिए बनाए गए हैं। वो बच्चे जो 3 साल के बच्चे रहेंगे, 3 साल के बच्चे स्कूलों में दाखिला लेंगे, और जब वहाँ वो आएंगे वहीं से खेल की बात शुरू हो जाएगी। 3 साल का बच्चा आया और वो हम स्कूल में आंगनबाड़ी के माध्यम से उसे हम खिलाएंगे, प्ले ग्रुप बोलेंगे। इसकी वजह ये पड़ी कि पहले जब विद्यालयों में हम लोग जाते थे तो खेल का बड़ा अभाव था, और बच्चे चूँकि खेलना चाहते हैं तो वे बच्चे ऊब जाते थे, सोचते थे कि जल्द से जल्द हमको घर भागना चाहिए। तो बाद में हम सबको ये महसूस हुआ, शिक्षाविदों को महसूस हुआ कि क्यों न इन बच्चों को स्कूल में रोका जाए और इसके लिए खेल की बात की है कि हमें विभिन्न प्रकार के खेलों को खिलाया जाए। बच्चे क्या होंगे कि वहाँ टिकेंगे भी, और धीरे धीरे इसी खेल के माध्यम से उन लोगों को प्रथम कक्षा में हम प्रवेश करा लेंगे, द्वितीय कक्षा में प्रवेश करा लेंगे, और प्रथम और द्वितीय कक्षा में जब हम प्रवेश कराएंगे तो बच्चों को कुछ पता भी नहीं चलेगा और उनको शिक्षा भी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें परीक्षा नहीं होती है। इससे प्रथम और द्वितीय में परीक्षा की कोई प्रावधान नहीं है। तो बच्चा जो होगा उसे अंदर दहशत भी नहीं रहेगा, भय भी नहीं रहेगा, और बच्चा 5 साल खेलते खेलते 5 साल हमको देगा और उसमें वो 2 कक्षा पास कर लेगा। इसके बाद हमारी प्रिपरेटरी स्टेज आती है। प्रिपरेटरी स्टेज में हम ये देखते हैं कि कक्षा 3, 4, 5, अब 3, 4, 5 में बच्चों को थोड़ा सा एक्टिविटी पर फोकस की जाती है। अब तक एक्टिविटी पर फोकस नहीं किए जाते थे, सिर्फ और सिर्फ बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो एक्टिविटी आधारित जब शिक्षा होगी तो बच्चे के अंदर कुछ न कुछ करने का अंदर से एक साहस मिलेगा, एक ऐसा वातावरण मिलेगा। और
इसमें एक और सुंदर प्रावधान किया गया है कि इसमें इसको सिर्फ और सिर्फ जो भाषाएं रहेंगी वो मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषाएं और आपकी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उन भाषाओं के ही माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित कर देंगे। अब तक ऐसा नहीं था, अब तक बच्चों के दिमाग में ये था कि नहीं वहाँ हम चलेंगे तो इंग्लिश की ही बात करेंगे। अब एक आखिरी मिडिल स्टेज आते हैं। अब मिडिल स्टेज में हम देखते हैं कि जब बच्चा आगे बढ़ा तो मिडिल स्टेज में कक्षा 6, 7, 8 की बात आ जाएगी। अब कक्षा 6, 7, 8 में इतनी सुंदर व्यवस्था दी गई है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि बच्चे को कंप्यूटर के बारे में भी बताया जाएगा, बच्चे को कोडिंग के बारे में भी बताया जाएगा। ये दूसरी बात है कि कोडिंग का बहुत बड़ा रूप नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन उसे इन शब्दों से परिचय करा दिया जाएगा। फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी बात चल रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल कोर्सेस। अब कोई बच्चा है, हो सकता है उसको सिलाई में उसको रुचि हो, कोई बच्चा है जो उसको कारपेंट्री में उसको रुचि हो। इस तरीके की विभिन्न प्रकार की व्यवसाय, इनकम जनरेट व्यवसाय के प्रति उसे हमको जागरूक करना है और बच्चे की जो रुचि होगी उसी के अनुसार हमको क्या कर देना होगा, आगे ला देना होगा। और इसमें क्या है कि इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा बच्चे को गणित की भी जानकारी दे देनी होगी, थोड़ा थोड़ा आपका ये जो इंडियन भाषा है, इंडियन लैंग्वेज की भी बात की जाएगी कि बच्चा कुछ भी चाहे तो वो पढ़ सकता है। हमारे पास 20-25 भारतीय भाषाएं हैं, 25 भारतीय भाषाओं का भी वो अध्ययन कर सकता है, समझ सकता है, देख सकता है। जब हम अगले स्टेज के बारे में जाते हैं, सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज इतना महत्वपूर्ण स्टेज है कि इसमें बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हम बच्चों से बात कर सकते हैं, बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि रटंत विद्या को साइड कर दिया गया है। जी भी कह रहे थे जी, रटंत को साइड कर दिया गया है और बच्चों में ये एक ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बच्चों को मोड़ा जा रहा है ताकि बच्चे अपने से तर्क करें कि यदि यह हुआ तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। जी। यदि गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दल के नेता थे तो ऐसा क्यों, वो गरम दल के होते तो क्या होते। यदि इस तरीके की प्रश्न और इस तरीके की बातें बच्चों के दिमाग में आएगी तो बच्चे जो होंगे वो चिंतन करेंगे। इस एनईपी की विशेषता भी यही है कि बच्चों में थोड़ी सी रटंत को साइड कर दिया जाए और थिंकिंग को डेवलप किया जाए। ठीक है, मुझे सिद्धार्थ जी ये भी समझना है कि जैसे अब बात हो रही है, इन्होंने भी कहा कि रीजनल लैंग्वेजेस की या जो भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है कि बड़ा मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम है हिंदी बोलने वालों का या दूसरी भाषाओं को बोलने वालों का, बांग्ला या मैथिली जो भी हम बोलते हैं भाषाएं, इवन झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। लेकिन क्या अगर हमको दुनिया से कम्पीट करना है, दुनिया के दूसरे विश्वविद्यालयों के बच्चों से कम्पीट करना है, तो क्या इन भाषाओं में फोकस्ड होकर पढ़ाई करने का बेनिफिट होगा या कहीं पे चैलेंजेज हैं, उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? बहुत सही सवाल पूछा रवि जी आपने, और ये तमाम अभिभावक या जो भी इससे जुड़े हैं उनका एक ये कन्फ्यूजन तो है। हम ये जानते हैं कि भारत में हम सब बहुभाषी हैं, आप और सर हो गए या मैं, हम लोग 2 से ज़्यादा भाषाएं तो जानते हैं जी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ और ये साफ तौर पे भी दिखता है एनईपी में कि हम अंग्रेजी को हटाने की बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। तो हमारी जो बहुभाषिता है वो जो है वो एडिटिव होगा, मतलब आप 3 भाषाएं जानते हैं, उसमें एक अंग्रेजी है, तो आप अपनी मातृभाषा को बोल रहे हैं तो अंग्रेजी को हटाने की बात नहीं हो रही है। और एक बहुभाषिता होती है कि आप अपनी मातृ ज़ुबान ना बोल के अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो जो भारत की जो सुंदर तस्वीर है भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में वो ये है कि हम जितनी भाषाएं बोले हमारे लिए जीवन उतना आसान होता जाता है। जैसे आप अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, अगर अंग्रेजी जान जाएं और भी सुंदर बात है, हिंदी जानते हैं और भी सुंदर बात है, और आपका परिप्रेक्ष्य सांस्कृतिक एक्सपोजर जो है वो बढ़ता जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बच्चे को हम क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएंगे तो फिर वो अंग्रेजी कब सीखेंगे, और क्या वो ये पूरे लिबरल और ग्लोबल वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाएंगे कंपटीशन और जॉब्स के लिए।
तो इसमें हमें जाना होगा फंडामेंटल क्वेश्चन में कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। जो प्राइमरी एजुकेशन है, अगर हम उसी समय से सोचें कि बच्चे को जॉब मिलना चाहिए, बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए, तो ये बच्चे की दुनिया के लिए और उसके बचपन के लिए नाइंसाफ़ी कर रहे हैं हम। बचपन में एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सर भी वाकिफ़ होंगे, आप भी वाकिफ़ होंगे, वो ये है कि बच्चा सीखे कैसे अपने इमीडिएट दुनिया को और अपने इमीडिएट पर्यावरण को, उसमें वो अपने आप को ढूंढे। जैसे बारिश हो रही है तो वो उसमें खेले, नदी के पास जाए, तितलियों को जाने, पेड़, पशु, पक्षी, इन सब चीज़ों को पहचाने और उसके थ्रू अपने ईगो या अपने आप को उसमें लोकेट कर पाए। अब मामला ये है कि कई लोग कह सकते हैं कि बाकी तमाम बच्चे तो अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, हमारे बच्चे का क्या है? तो जैसा कि एक सेइंग जाता है कि आई बिलीव इन गॉड बट रेस्ट एवरीवन हैज़ टू ब्रिंग डेटा। तो हमारे पास डेटा है साफ तौर पे कि जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जिसको हिंदी में कहें तो संज्ञात्मक जो हमारी योग्यता है, वो हमारी मातृभाषा में अगर हम सीखें तो वो बढ़ जाती है। तो अभिभावकों के पास ये सवाल है कि क्या आप बच्चे को सिर्फ इन्फॉर्म्ड होना चाहते हैं या उनको क्रिटिकल थिंकिंग की ओर ले जाना चाहते हैं, रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की योग्यता देना चाहते हैं। तो मैं भाषा वैज्ञानिक के तौर पे और एक अभिभावक के तौर पे ये मानता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहते हैं, नॉट एज अ बैगेज बट ट्रू सेंस, जिसमें बच्चा जो है वो खुशी खुशी एजुकेशन से जुड़ा हो, तो मातृभाषा का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ एनईपी में ही नहीं है, हमारा जो भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 350A में ये साफ तौर पे दिया हुआ है कि आपको मदर टंग में एजुकेशन मिल सकता है। और तमाम डेटा है, दुनिया में आप कहीं भी नज़र उठा के देख लें, वो देश और वो जगह जिसने अपनी भाषा को प्राथमिकता दी है एजुकेशन में, उन्होंने कमाल किया है। तो ये हमारी परंपरा भी शुरू में रही है, बट बीच में किसी कारणवश हमारा प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल अंग्रेजी की तरफ चला गया। बट विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू इंग्लिश, आप अंग्रेजी से प्यार करें, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मातृभाषा को छोड़ दें, क्योंकि हमें अपनी आप देख लें कि कई बार क्या होगा कि आप अंग्रेजी में कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी भी आपकी अंग्रेजी हो, अगर उसी टेक्स्ट को हिंदी में दे दिया जाए तो आपका वो जो इमोशंस है वो ट्रिगर हो जाता है और एक अलग तरीके की नॉस्टैल्जिया होती है। तो ये यथार्थ है, ये डेटा है, ये साइंटिफिक एविडेंसेस है कि अगर बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखेंगे तो वो रियल सेंस में एजुकेशन लेंगे, वो बैगेज की तरह उनके पास एजुकेशन नहीं होगा। और वो अच्छी अंग्रेजी भी सीख पाएंगे तभी जब वो अपनी मातृभाषा में एजुकेशन को लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी सिर्फ बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर अंग्रेजी में आप क्रिएटिव राइटिंग कर पाएँ, अंग्रेजी में अपने आप को अभिव्यक्ति जो है आपकी अगर स्ट्रॉन्ग हो, तब अंग्रेजी आपकी अच्छी है। अदरवाइज इंग्लिश इज़ जस्ट एनी लैंग्वेज। तो कोई भी भाषा बोलें आप, सुंदर बोलें, और अंग्रेजी भी अगर सुंदर बोलनी है आपको तो आपकी तमाम भाषाओं को सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जैसे आप वोकेशनल कोर्सेज की भी बात कर रहे थे, आप खुद भी बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आज यहाँ से बच्चे पढ़ के टीचर बनते हैं, कितना ज़रूरी होता है वोकेशनल कोर्सेज का होना किसी एजुकेशन पॉलिसी में, और एक अच्छे शिक्षक को बना पाना ये कितना टफ है, क्योंकि आप उन्हीं लोगों को पढ़ा रहे हैं जो बाद में जाकर पढ़ाते हैं बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं वो भिन्न भिन्न स्ट्रीम से होते हैं, कोई साइंस बैकग्राउंड का होता है, कोई आर्ट बैकग्राउंड का होता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो भिन्न भिन्न फैमिली से वो संबंधित होते हैं। सबकी अपनी कल्चर अलग अलग होते हैं, सबकी अपनी लाइफ स्टाइल अलग होती है। तो हमारे यहाँ जब वो आते हैं तो उनको एक नया माहौल मिल जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर बिल्कुल समान दिखता है, बिल्कुल समान दिखता है। और उनको हम लोग ये सबसे पहले बात करते हैं कि आप पर बीएड करने आ रहे हैं, एक समाज की बहुत सारी जिम्मेदारी है और आपकी एक जवाबदेही है। आप जब यहाँ से अनुशासित हो करके अधिक से अधिक आप यथार्थ चीज़ों को, यथार्थ बातों को समझेंगे, वही जाएंगे विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और वही बच्चा फिर वो आगे चल करके भारत की रचनात्मकता में वो अपना योगदान देगा। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों को
हम लोग चाहते हैं, जो हमारे प्रशिक्षु होते हैं, कि आप संस्कारिक होइए, आप मेहनत करिए, आप शिक्षकों का सम्मान करिए, और आप जो भी पाठ्यक्रम आपको दिया गया है उस पाठ्यक्रम को समय के अंदर आप पूरा करिए, ताकि आप जब जाएं तो आपको लगे कि आप एक प्रशिक्षित शिक्षक हैं और आप बच्चों को जो चीज़ें बताएं, बच्चों को भी लगे कि वास्तव में हम लोगों ने को एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कार्यक्रम हमारा आधे घंटे का ही है, तो ये वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं बहुत सिस्टमेटिक अब आगे ना बढ़ाते हुए, इसमें कोई क्वेश्चंस ना पूछ के, मैं डिबेट ओपन करता हूँ कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसकी 5 कौन सी चीज़ें अपील करती हैं, क्या और चीज़ें होनी चाहिए, कैसे ठीक हो सकता है सब कुछ? एक बात मैं रखना चाहूँगा, ये इससे पहले कि ये जहन से मेरे निकल जाए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, जैसे जो एलिजिबल हैं हायर एजुकेशन के लिए, उसमें से कितने लोग हायर एजुकेशन को ऑप्ट कर रहे हैं। तो दुर्भाग्यवश झारखंड का जो GER है वो काफ़ी कम है। तो NEP का जो मेजर मोटो है वो ये है कि अभी जो 26.5% के आसपास ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है नेशनल लेवल पे, उसको अपलिफ्ट करा जाए, ऑगमेंट करके उसे बढ़ाया जाए। तो झारखंड जैसे प्रदेश के लिए NEP जो है वो एक सुनहरी रेखा खींच सकती है, क्योंकि हमारा GER काफ़ी कम है। और NEP में अगर जैसा आपने बोला 5 जो चीज़ें हैं उसको अगर अंडरलाइन करें, तो मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे जो, और मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो सबसे सुंदर बात जो लगती है उसमें ये है कि भाषा के ऊपर बल दिया गया है। और उसमें भी सबसे खूबसूरत बात ये है कि बहुभाषिता को एक्सेप्ट किया गया है और हर भाषा को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। दूसरी बात ये है कि एक्सेसिबिलिटी की बात हुई है, जैसे जो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी हैं, उनके लिए स्कूल का या फिर यूनिवर्सिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो उनके एजुकेशन में बाधा ना करे। जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे रैंप हो। साइन लैंग्वेज की बात हुई है, जो अपने आप में बहुत सुंदर बात है। इंडियन साइन लैंग्वेज के ऊपर ट्रेंड टीचर्स जो हैं वो स्कूल को ज्वाइन करेंगे। और जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, ये जो चिल्ड्रन जिनमें कोई ख़ास तरीके की विकलांगता है, उनके लिए ये प्रोविज़न है जो एक एक्सटेंडेड फॉर्म है राइट टू एजुकेशन का ही, कि वो चाहे तो स्पेशल स्कूल्स में भी जा सकते हैं या इंक्लूसिव स्कूल्स में भी जा सकते हैं। तो NEP ने वो भी ऑप्शन दिया है। और एक और जो अंडरलाइन करना चाहूँगा मैं वो, कि आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने समाज के नब्ज़ को पढ़ लिया तो आपकी जो क्रिएटिविटी है और प्रोडक्शन है वो सोसाइटी को और मजबूत और सशक्त बना सकती है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय हमारे कंट्री का है, क्योंकि हम बहुत यंग हैं और वी आर रोअरिंग टू गो। तो NEP जो है उसको एक बहुत बल प्रदान करेगा और पूरा जो नक्शा है एजुकेशन का उसको बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे करेगा। वक्त लगेगा, हम इम्पेशेंटली बहुत ज़्यादा आउटकम्स को नहीं देख सकते, चीज़ें बनने में समय लगती हैं, और जब मजबूत चीज़ बन रही हो तो थोड़ा वक्त तो लगता है। तो हमें पेशेंटली टीचर्स, अभिभावक और जो हमारी देश के तमाम लोग हैं उनकी सहभागिता होगी और एक बहुत सुंदर तस्वीर बन के आएगी शिक्षा के रूप में NEP के द्वारा। ठीक है सर, आपका क्या रिमार्क है? देखिए, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे दिखी इस NEP 2020 में कि GDP का 6% इस शिक्षा पर लाने की बात कही गई है। यदि ये धरातल पर आता है तो समझिए कि शिक्षा की गुणवत्ता डबल हो जाएगी। अब तक हमारे पास बहुत कम GDP का बहुत कम परसेंटेज 2 पॉइंट कुछ का है, इतना दिया गया है। तो ये भी एक स्वागत योग्य है निश्चित रूप से। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल की जब हम बात करते हैं, तो जैसा कि सर ने भी बताया कि विभिन्न स्टेजेस हैं। यदि बच्चा फर्स्ट ईयर में क्लास, सबसे बड़ी चीज़ की एक चीज़ में हम लोग मिस कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर स्ट्रीम ख़त्म हो जाएंगे कि ये BSc हैं, ये BA हैं, ये BCom है। इतनी फ्रीडम है कि बच्चा कॉमर्स का अकाउंटेंसी भी ले सकता है, जूलॉजी बॉटनी भी ले सकता है, मैथमेटिक्स भी ले सकता है, उसको जो चाहे वो ले सकता है। ये बहुत सुंदर यहाँ पर है। और बच्चा यदि किसी तरीके से ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पास कर लिया तो उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के नाम से दे दिया जाएगा। बच्चा यदि सेकेंड ईयर पास कर लिया
तो उसे ग्रेजुएशन डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। बच्चा यदि 3rd ईयर तक पास कर लिया तो उसे ग्रेजुएट डिग्री बोल दिया जाएगा। और बच्चा यदि 4 वर्ष, चूँकि 5+3+4 की बात है, और यदि वो चौथे साल का किया तो उसे ग्रेजुएट रिसर्च की बात कर दी गई। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। इसके पीछे ये है कि यदि बच्चा किसी वजह से, जैसा कि सर ने भी इसको इंगित किया था, कि बच्चा किसी वजह से, फाइनेंशियल से, फैमिलियर से प्रॉब्लम से बच्चा यदि बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है, तो वो बच्चा जब भी आएगा फिर उसके आगे वो कंटिन्यू करेगा, ड्रॉप आउट नहीं कहा जाए कम से कम। यानी कि वो समय की भी बचत हो गई, पैसे की भी बचत हो गई। और जो बच्चा 1st ईयर पास करके गया, यदि उसको सर्टिफिकेट के कोर्स मिल जा रहे हैं तो कहीं भी यदि जाएगा तो बोलेगा कि हम ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होल्डर हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। फिर इसके बाद चूँकि एमफिल को ख़त्म कर दिए गए हैं, ठीक है, तमाम शिक्षाविदों को लगा होगा कि अब एमफिल की जगह पर इसको थोड़ा सा शोध कार्य में समय दिया जाए, शोध कार्य को कर दिया जाए। तो शोध कार्य को 4 वर्ष में कर दिया, शोध कार्य को 4 वर्ष में कर दिया। और इसमें एक बड़ी सुंदर चीज़ें हैं कि विदेशी विश्वविद्यालयों को हमारे यहाँ 50 विदेशी विश्वविद्यालय हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद 4 डिपार्टमेंट्स की बात करता है कि एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो सिलेबस तैयार करेगा, एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो रिजल्ट की तैयारी करेगी, एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो सिलेबस का निर्माण करेगा, विद्यालयों की जो बिल्डिंग वगैरह है उसकी सुनिश्चितता पर ध्यान देगा। ओवरऑल सर कंक्लूसिव नीति है जी तो जी सर, नहीं आप कुछ कह रहे थे। हाँ, और एक सबसे बड़ी चीज़ इसका ये होगा कि रिजल्ट तैयार उसी जगह पर होगी। तो इससे ये होगा कि अब तक का ये रहा है कि परीक्षा हुआ नहीं कि रिजल्ट बनने के लिए कॉपियाँ कहीं दूसरी जगह जाती है, तो बच्चे क्या होते हैं कि वो ऐसे अपना जैक लगाते हैं, लिंक लगाते हैं कि वहाँ जा कर के वो लाए। अब ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होगी, ये चीज़ें यहाँ नहीं होगी। तो निश्चित रूप से ये जो मसौदा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वागत योग्य है। और इसकी हम लोग अच्छाइयों और खूबियों पर यदि हम केवल अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा शिक्षा व्यवस्था, हमारा नौनिहाल, हमारे पाल्य, हमारे शिक्षक ऊंचाई के सर्वोत्तम पर जाएंगे। चलिए, अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातचीत हमने की है इससे आपका भी वास्ता होगा, आपको कुछ बातें हमारी ठीक लगी होंगी, आपके मन में कुछ सवाल होंगे। अगर वो सवाल होंगे तो अगले किसी कार्यक्रम में उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।